लखनऊ डायरी में आज मैं आपके रूबरू 1857 में होने वाली जंग आज़ादी का मुख्तसर जिक्र पेश कर रहा हूँ, जिसका उन्वान है बेगम हजरत महल और जंग आज़ादी। इस सिलसिले की पहली किस्म मुलाहिज़ा फरमाइए। 10 मई 1857 में मेरठ छावनी से अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का आगाज़ हुआ, जो कि हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी थी, जिसको अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से गदर का नाम दे दिया। 1857 के वाक़यात पर लिखी गई तमाम किताबों में एक अहम बात ये लिखी गई कि फ़ौजियों में ये खबर बहुत तेज़ी से फैल गई थी कि इंग्लिस्तान से कुछ इस किस्म के कारतूस आए हैं जिन्हें इस्तेमाल से पहले दांत से काटना पड़ता है, जो कि गाय और सूअर की चर्बी मिलाकर बनाए गए हैं। इसलिए तमाम हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने इन कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। 8 मई 1857 को इनकार करने वाले सिपाहियों को गोरी पलटन ने गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया। दूसरे दिन गिरफ्तार सिपाहियों को मैदान में लाकर कोड़े लगवाए गए। गिरफ्तार सिपाहियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। साथ ही ऐलान किया गया कि अगर किसी और फौजी ने इन कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार किया तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। अंग्रेज़ों ने समझा कि उनके इस इक़दाम से फौजी डर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। 10 मई 1857 की सुबह मेरठ छावनी के फौजी बैरक से निकल आए और हवालात के ताले तोड़कर अपने साथियों को आज़ाद करा लिया, तमाम असलहा खानों पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ी फौजियों और अफसरों को कत्ल करना शुरू कर दिया। जो अंग्रेज़ सामने आया, मौत के घाट उतार दिया गया। सरकारी बंगलों और फौजी बैरिकों को नजर आतिश कर दिया गया। बागी फौजी मेरठ में खूनरेज़ी करने के बाद दिल्ली की तरफ चल दिए। 1857 में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ जब बगावत की आग भड़की तो लखनऊ भी इस आग से न बच सका। यहाँ की आवाम पहले ही अंग्रेज़ों के खिलाफ भरी बैठी थी। दूसरी तरफ अवध पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े की खबर सुनकर अवध के राजाओं और ज़मींदारों ने बादशाह की खिदमत में खतूत रवाना किए थे, जिनमें कहा गया था कि आपके इशारे की देर है, हम अंग्रेज़ों को अवध से बाहर निकाल देंगे। मगर बादशाह खूनरेज़ी नहीं चाहते थे, क्योंकि इस जंग में दोनों तरफ से हिंदुस्तानी ही मकतूल होते। नवाब वाजिद अली शाह खुद भी एक जंगजू और शुजा इंसान थे। वो फौजी हिकमत अमली को अच्छी तरह जानते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुल्क तबाह हो, अवाम परेशानियों में गिरफ्तार हो। इसलिए उन्होंने फौजी कार्रवाई की जगह मुल्क छोड़कर कलकत्ता जाना गवारा किया। उन्होंने अपनी मर्जी से अवध अंग्रेज़ों के हवाले नहीं किया था, बल्कि अंग्रेज़ों ने अवध पर जबरन कब्जा किया था, वो भी उस सूरत में जब बादशाह ने मुल्क छोड़ दिया था। लोग कहते और लिखते हैं कि वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ गिरफ्तार करके कलकत्ता ले गए थे। ये बात सही नहीं है, बल्कि वाजिद अली शाह खुद अपने अहले ख़ानदान और दीगर अफराद, जिनकी कुल तादाद 110 के करीब थी, साथ लेकर कलकत्ता गए थे। अगर अंग्रेज़ नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ में गिरफ्तार करते तो अवध में खाना जंगी हो जाती, जबकि अवाम खामोशी से मुल्क अंग्रेज़ों के हाथ में चले जाने से नाराज़ थी। क्योंकि वाजिद अली शाह के अहद में यकजहती की जो फ़िज़ा कायम हुई थी, उसने आगे चलकर बेगम हजरत महल की क़यादत में जंग लड़ी और हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर जान निछावर करते नजर आए। 30 मई 1857 को लखनऊ में भी बगावत हो गई। बगावत का बिगुल बजते ही अवाम ने हथियार उठा लिए और बेगम हजरत महल की क़यादत में जंग का आगाज़ किया। 29 जून को हिंदुस्तानी फ़ौज और अंग्रेज़ों के बीच लखनऊ में होने वाली जंग चिनट की जंग कहलाती है। 29 जून को जासूस ने चीफ कमिश्नर को बेली गारत में खबर दी कि 7 कंपनी तिरंगा तोपखाना के साथ और 2 घुड़सवार दस्ते हनुमान मंदिर अलीगंज के करीब पहुंच चुके हैं। बाकी फ़ौज, जो कि 2 मील के फासले पर है, नवाबगंज से चली आती है। ये सब तकरीबन 15,000 होंगे। खबर सुनते ही चीफ कमिश्नर ने फ़ौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। चीफ कमिश्नर के हुक्म से सिख रेजिमेंट, 1200 बंदूकची, 5 कंपनी तिरंगा और गोरी पलटन, 11 बड़ी तोपें और 50 छोटी तोपों के साथ अंग्रेजी फ़ौज लैस होकर मेजर कार्नेगी और महमूद खान कोतवाल और दीगर अंग्रेज फौजी अफसरान के हमराह रेजिडेंसी से बरामद हुई और लोहे वाले पुल पर पहुंची। यहाँ पहुंचकर खबर मिली कि बागियों की थोड़ी फ़ौज नज़दीक है, बाकी सैलाब की मानिंद नवाबगंज तक फैली हुई है। खबर मिलने के बाद अंग्रेज़ी फ़ौज आगे बढ़ी और सुबह होते होते कुकरेल नदी किनारे पहुंच गई। वहाँ बागियों का नामो निशान भी न था।
انگریزوں نے سوچا کہ خبر غلط تھی، مخبر پر خوب خفا ہوئے۔ اس نے کہا، حضور اس جنگل میں باغی فوج ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی 3 گولے اس سمت داغے گئے جدھر باغی فوجیوں کا امکان تھا۔ یہ گولے باغی فوجیوں کے اوپر سے نکل کر دوسری جانب جا گرے۔ اسے اپنے حق میں اچھا شگون سمجھ کر باغی فوجیوں نے جوابی حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں انگریزوں کا بڑا نقصان ہوا۔ انگریزی فوج کے پیر اکھڑ گئے اور وہ گھبرا کر اسماعیل گنج کی طرف بھاگی۔ یہاں بھی انگریزی فوج باغیوں کے آگے نہ ٹک سکی اور توپیں چھوڑ کر لوہے والے پل کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ انگریزی توپوں پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا۔ انگریزی فوج میں جو ہندوستانی بندوق بردار تھے وہ فرار ہو گئے۔ گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پیچھے آ رہی باغی فوج کی گولیوں کی بوچھار سے لوہے والے پل پر لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ریزیڈنسی میں جب شکست کی خبر پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ جنگ میں بچے کھچے انگریز بھاگ کر ریزیڈنسی میں واپس آ گئے۔ باغی فوج ان کا پیچھا کرتی ہوئی شہر میں داخل ہو گئی۔ باغی فوجیوں پر مچھی بھون اور ریزیڈنسی سے توپیں چلنے لگیں۔ باغی فوجیوں میں فیض آباد کے بھی سپاہی تھے جن کی کمان مولوی احمد اللہ شاہ کے ہاتھ میں تھی۔ پیر میں گولی لگنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ چنٹ میں ہونے والی لڑائی کے سلسلے میں کپتان ایڈرسن اپنی فوج کی حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گھڑ سوار ملے ہوئے بھاگے چلے آ رہے تھے، بندوقچی نمک حرام نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے، بڑی توپیں چھن گئی تھیں، گھڑ سوار الگ ہو گئے تھے، فوجی افسران سرپٹ بھاگتے ہوئے مرزا سلیمہ قدر کے مکان سے بیلی غارت میں چلے آتے تھے۔ کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جو انگریز افسر فوجی زخمی تھے بمشکل تمام بیلی غارت پہنچ سکے۔ راہ میں کوئی مددگار بھی نہ تھا جو باغی فوج کو لوہے والے پل پر روک سکتا۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ بیگم حضرت محل اور جنگ آزادی کے سلسلے کی دوسری قسط جلدی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔